नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान नागरिकों को कानून, पेशा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। परंतु 2014 के बाद से एक नया चलन समाज में चल रहा है, जिसे भावनात्मक राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसमें तर्क, कानून और संस्थान के स्थान पर भावनाएं, पहचान और भीड़ का दबाव निर्णायक बनने लगता है। शाहरुख खान और आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़ा विवाद इसी टकराव का सीधा उदाहरण है। अब सवाल यह है कि इस बारे में संविधान क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 19/1 व्यापार और पेशा तय करने की स्वतंत्रता देता है। इसी का ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अब आते हैं आईपीएल पर। आईपीएल एक निजी व्यावसायिक खेल लीग है, जिसे बीसीसीआई संचालित करता है। यदि कोई खिलाड़ी बीसीसीआई द्वारा नीलामी के लिए पात्र घोषित है, तो उसे खरीदना संवैधानिक और वैधानिक रूप से सही है। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने संवैधानिक और कानूनी रूप से कुछ भी गलती नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब शाहरुख खान ने कुछ भी गलत नहीं किया, तो गद्दार कैसे हुए? तो इसका जवाब यह है, इसका कारण है भावनात्मक राष्ट्रवाद। आप कहेंगे कि भावनात्मक राष्ट्रवाद क्या है? तो उसका जवाब यह है कि देशभक्ति को क्रोध और संदेह से परिभाषित करना, भीड़ की भावना को कानून से ऊपर रखना। जबकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुके हैं कि देशद्रोह केवल सरकार गिराने या हिंसक विद्रोह से जुड़ा अपराध है। किसी संगीत सोम के कहने से, किसी देवकीनंदन ठाकुर या अन्य किसी राजनीतिक व्यक्ति या संस्था के कहने मात्र से कोई देशद्रोही या गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि किसी विदेशी खिलाड़ी को खरीदना न तो हिंसा है और न ही सरकार का विरोध है, और न ही इससे राष्ट्र को कोई नुकसान हुआ है। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि सार्वजनिक मंचों पर किसी को गद्दार या देश विरोधी कहने वाले दिमाग से अंधे हैं, क्योंकि यदि भावना ही न्याय बनेगी तो संविधान एकमात्र किताब बनकर रह जाएगा। वैसे भी अब हमारे तमाम भाई बंधु इस किताब को या तो खारिज कर चुके हैं या फिर खारिज करने का अभियान चला रहे हैं। हम सबको एक कतई नहीं भूलना चाहिए कि खेल समाज का दर्पण है, लेकिन जब खेल को राजनीति, धर्म और पहचान की लड़ाइयों में घसीटा जाता है, तो एकता का माध्यम नहीं, विभाजन का टूल बन जाता है। अब पुनः एक सवाल उठ खड़ा होता है कि खेल में राजनीति की एंट्री कैसे होती है? तो इसका जवाब यह है कि सोशल मीडिया, उत्तेजना, राजनीतिक बयानबाजी तथा संस्थागत दबाव, यानी ऐसे निर्णय तर्क से नहीं बल्कि डर और शोर से होने लगते हैं। इसे हम भीड़ तंत्र भी कह सकते हैं। आज हमने खिलाड़ी को भीड़ के दबाव में हटाया है, कल किसी लेखक को हटाया जाएगा जो उनकी मर्जी का नहीं लिखेगा, फिर किसी पत्रकार को हटाया जाएगा, प्रोफेसर को हटाया जाएगा, कलाकार को हटाया जाएगा। यानी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि भीड़ को संतुष्ट कर देना आसान नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि अगर बांग्लादेश की उसकी औकात ही बतानी है, उसको हाशिए पर ही डालना है, तो उसके साथ व्यापार बंद कर दीजिए, कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दीजिए, शरण देना बंद कर दीजिए, जीने मरने में आना जाना बंद कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वालों की बोलती बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर हर मैच राष्ट्रवाद की परीक्षा बन गया तो खेल मर जाएगा। और खेल को राजनीति से बचाना राष्ट्र विरोध नहीं और भीड़ के दबाव में झुकना लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार। रही बात असहमति और विविधता की, तो ये भारत की ताकत है, क्योंकि राष्ट्र कानून से मजबूत बनता है, न कि शोर, न कि गुस्से और पहचान की राजनीति से। शायद इसीलिए सत्ता प्रतिष्ठान चुप है और बाकी कथित राष्ट्रभक्त शोर मचा रहे हैं। अब आप सबको समझना होगा कि जब कथावाचक तथा कथित धर्मगुरु धर्म की व्याख्या को छोड़कर राजनीति की व्याख्या करने लगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम मौलाना हो, तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। तो समाज में तनाव और वैमनस्य का बढ़ना आवश्यक है। इसी तरह सभी जब राजनीतिक दल, सत्ता दल धर्म का लबादा ओढ़कर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की बात छोड़कर मंदिर मस्जिद की बात करने लगे, धार्मिक और जाति
उन्मादियों को अप्रत्यक्ष प्रशय देने लगे तो समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न होना तय है। अब ये निर्णय आपको और हमको करना है, क्या सही है और क्या गलत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।